नमस्कार, बाइजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 9 जुलाई 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, दैनिक क्विज शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि नॉलेज सीरीज चल रही है। इसका नया शेड्यूल जो कि 11 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई के मध्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी क्लास कब आयोजित की जाएगी। आपको पता है कि सुबह 11 बजे और दोपहर 2 बजे, यानी यह 2 कक्षाएं रोज लाइव होती हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें। तो इस तरह से अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो जिसमें पहला कथन है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक नामित करने की घोषणा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा की जाती है। दोस्तों, यह कथन देखा जाए तो असत्य है, क्योंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभिन्न मापदंडों के आधार पर इसको नामित करने की घोषणा करता है। तो अतः पहला कथन तो असत्य हो जाता है। दूसरा है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सबसे अधिक संख्या कर्नाटक में है, इसके बाद तमिलनाडु राज्य का स्थान आता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत की बात हो तो कर्नाटक में सबसे अधिक संख्या है, तब तो ये कथन सत्य है। यदि कर्नाटक चूंकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित दक्षिण भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में सबसे आगे है और उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता, तो दोस्तों यह कथन असत्य है। क्योंकि अगर यही प्रश्न होता कि दक्षिण भारत में सबसे अधिक संख्या, तब तो कर्नाटक, यह कथन सत्य हो जाता। क्योंकि भारत में कुल राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारकों की संख्या 3693 है, जिसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से है 745 स्थल। दक्षिण भारत में बात की जाए तो सबसे अधिक कर्नाटक में है, इसके बाद तमिलनाडु राज्य का स्थान आता है। तो इस तरह से यह दूसरा कथन भी असत्य है। अतः उत्तर क्या होगा? डी। न तो एक सही है और न तो 2 ही सही है। दोस्तों, इससे संबंधित जो खबर आई हुई है वह पीआईबी में खबर आई हुई है। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है। दोस्तों, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ने इस आशय की सिफारिश की है कि वडोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद के पेड़ के परिसर, जहां डॉक्टर अंबेडकर 23 सितंबर 1917 को अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था, जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाना है। दोस्तों, यह स्थान 100 साल से भी अधिक पुराना है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू की गई सामाजिक सम्मान क्रांति का यह गवाह रहा है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण ने सतारा, महाराष्ट्र स्थित प्रतापराव भोसले हाई स्कूल को भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की सिफारिश की है। इस स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो दोस्तों, इस तरह से यह 2 स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की गई है। दोस्तों, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण क्या है? तो इसको 2010 में अधिनियमित किया गया था। इसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे, इसे जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसके संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों, यह योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। यह कथन तो असत्य है, क्योंकि 1998 में यह शुरू की गई थी। इस योजना के तहत क्रेडिट न केवल फसलों की खेती, ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किए जाते थे, अपितु इसे किसान परिवारों के उपभोग व्यय की भी पूर्ति हो सकती है। यह कथन एकदम सत्य है। तीसरा है, इस योजना के तहत पट्टेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार भी पात्र हैं। दोस्तों, यह भी कथन एकदम सत्य है। तो इस तरह से उत्तर 2 और 3 सही है, यानी उत्तर बी होगा। दोस्तों, इससे संबंधित जो खबर आई हुई है पीआईबी में ही, श्री पुरुषोत्तम रूपाला गरीब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में शामिल हुए और श्री रूपाला ने बैंकों द्वारा परिपालन किए गए उपाय भी सुझाए हैं।
दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना यह भारत सरकार की 1998 में शुरू की गई थी। इस योजना को लोन के रूप में अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए किसानों को यह दिया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से इसे बनाया गया था। दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने और केसीसी लोन का आवेदन करने के लिए किसानों के पास केसीसी क्रेडिट कार्ड का होना अनिवार्य होता है। दोस्तों, इसके तहत किसान को औसतन 4% ब्याज दर पर राशि उधार लेने की अनुमति होती है। कई स्थितियों में यह दर 2% से भी कम हो जाती है। दोस्तों, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बहुत सारे लाभ हैं। कृषि और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों में किसान लोन योजना का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान लोन राशि बैंकों के हिसाब से अलग अलग होती है और कुछ स्थितियों में यह 3 लाख रुपए तक भी हो सकती है। किसान क्रेडिट लोन के लिए संवितरण प्रक्रिया भी बहुत आसान और तेज है। इस तरह से इसके बहुत सारे लाभ हैं, इन्हें जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। वेक्टर जनित रोग, उनके संबंधित वाहकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। दोस्तों, वेक्टर जनित रोग होता क्या है, यह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वेक्टर जनित रोग जैसे रोग वाहिकाओं, मक्खियों, टिक, मच्छर, इनसे जो फैलते हैं उनको वेक्टर जनित रोग कहा जाता है। तो आइए इसमें देखते हैं, इन युग्मों पर विचार करते हैं। लसिका, फाइलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, काला अजार। जिसमें कौन? लसिका, फाइलेरिया मच्छर, जापानी इंसेफ्लाइटिस किलनी जिसे टिक कहते हैं, काला अजार बालू मक्खी जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला और तीसरा तो ठीक है, तो अतः आंसर सी सही है, क्योंकि जापानी इंसेफ्लाइटिस किलनी वाहक नहीं होता है। दोस्तों, जापानी इंसेफ्लाइटिस यह क्यूलेस मच्छरों के माध्यम से मनुष्य में संक्रमित होता है। यह वायरस मच्छरों के बीच विशेष रूप से क्यूलेस ट्राइटिनोओरायनकस मच्छर और सुअर और पानी में चलने वाले के पक्षियों के बीच यह संक्रमित होता है। तो अतः यह वाला तो गलत है। लसिका फाइलेरिया की अगर बात की जाए, यह धागे जैसी फाइलेरिया संबंधी परजीवी मनुष्य में विभिन्न प्रकार के मच्छरों द्वारा संचरित किए जाते हैं। तब सामान्यतः हाथी पांव या पील पांव इसे कहते हैं जाने जाने वाले लसिका नारू रोग का संक्रमण होता है। यानी सूक्ष्म परजीवी वर्म लसिका प्रणाली में ठहर जाते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को बाधित करते हैं। ये 6 से 8 साल के लिए रहते हैं और उनके जीवन काल के दौरान लाखों माइक्रोफिलेरी यानी छोटे लार्वा का निर्माण करते हैं, जो रक्त में परिचालित होते रहते हैं। हाथों, पैरों और सीने में सूजन हो जाती है। इस तरह से यह अपना प्रभाव छोड़ता है। दोस्तों, कालाजार की बात की जाए तो कालाजार इसे आंत का लिशमैनियासिस भी कहा जाता है। यह एक बीमारी है जिसमें एक परजीवी आंतरिक अंगों जैसे कि यकृत, प्लीहा में स्थानांतरित हो जाता है। यदि इसका उपचार न हो तो रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है। और दोस्तों, यह सैंड फ्लाई या बालू मक्खी से फैलता है। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो खबर आई हुई है ये भी पीआईबी में ही आई हुई है। वेक्टर नियंत्रण एवं उन्मूलन को लेकर जन अभियान शुरू करने के लिए लोक भागीदारी महत्वपूर्ण, मानसून से पहले डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों से कहा है। तो इस तरह से यह खबर जरूर देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर जनित रोग क्या होता है। ऐसे रोग जो मच्छरों, टिक, ट्रायोचोमिन, कीड़े, मरुकक्षिका यानी सैंड फ्लाई और मानव आबादी में काली मक्खियों जैसे वेक्टर के कारण होते हैं। तो इसे जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति की विशेषता है? पहला है विभिन्न हाइड्रोकार्बन के लिए अलग लाइसेंस, ये नहीं होगा। उत्पादन साझाकरण अनुबंध पीएससी, ये भी नहीं होगा। रॉयल्टी दरों की एक वर्गीकृत प्रणाली, ये एकदम सही है। खुला रकबा लाइसेंसिंग ओएएल, ये भी सही है। विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अतः इसमें उत्तर होगा 3, 4, 5, तो आंसर सी होगा। इससे संबंधित भी पीआईबी में खबर आई हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग कार्यक्रम बोली के 8वें दौर की शुरुआत की है। दोस्तों, हाइड्रोकार्बन और अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति यह 2016
में जो है भारत सरकार की खोज और उत्पादन नीति है और 1997 के स्थान पर इसे 2016 में इस नीति को अपनाया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं खुला रकबा नीति कंपनियों को सरकार से औपचारिक बोली दौर की प्रतीक्षा किए बिना अपने दम पर अन्वेषण ब्लॉकों को चयन करने की अनुमति देती है। उत्पादित कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता भी इस नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, 2019 के संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जून की 21वीं तारीख को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर के रूप से व्योमस्थ चमकता है या मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर के रूप से व्योमस्थ चमकता है। तो दोस्तों इसमें उत्तर होगा उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 21 जून को दोपहर को जब सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सिर के ऊपर ठीक रहता है तो उसे उत्तरी आयनांत या कर्क संक्रांति कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लंबे दिन होते हैं और ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत सर्वाधिक छोटे दिन होते हैं और शीत ऋतु का समय होता है। तो मार्च और सितंबर में जब दिन और रात्रि दोनों 12-12 घंटे के होते हैं तो उसे विषुव दिन कहते हैं। तो यह इसको आप एनसीईआरटी में जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे, ये भी पीआईबी में आया हुआ है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IRDA, दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? प्रदीप कुमार दास ने MSME बैंकिंग सम्मेलन 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि इरेडा ऋण सुविधाओं की पेशकश करने के माध्यम से नवीकरणीय सेक्टर में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बिना MSME के हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों को ठीक ढंग से उत्पादित नहीं कर सकते। दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आती है। भारत सरकार की यह एक मिनी रत्न की कंपनी है। दोस्तों इसे 1987 में स्थापित किया गया था। दोस्तों इसका आदर्श वाक्य शाश्वत ऊर्जा है। दोस्तों इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4A के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत गैर वित्तीय कंपनी के रूप में भी पंजीकृत किया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रमोट करना, इनका विकास करना, इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दोस्तों भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा तैयार किए जा रहे सोलर पार्कों के आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है, जिसे इरेडा के माध्यम से सोलर पावर पार्क डेवलपर्स को प्रदान कराया जाएगा। तो यह भी महत्वपूर्ण था। इस तरह से दोस्तों आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।